गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस नए लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट्स है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी दोबारा से डीएलएड की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये जो सेशन रहेंगे वो हमारे कम्प्लीटली रिवीजन सेशंस रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो है वो दोबारा से बुक के थ्रू पढ़ें। ठीक है, तो बड़े ही थोड़े कम टाइम पीरियड में हम स्मार्टली जो है वो रिवीजन कर लेंगे ताकि हम अच्छे मार्क्स गेन करके अपने डीएलएड के एग्ज़ाम को पास आउट कर सकें। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी ये आपकी साइंस की क्लास है, जिसमें मैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों से इस क्लास को स्टार्ट हम करेंगे। तो हम सभी जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं पहले उन्हें जो है वो एक बार अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, देन उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी करेंगे। इस तरीके से हम कंप्लीट जो है वो सीरीज़ के थ्रू रिवीजन करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम अब थ्योरेटिकल न चलते हुए प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जिस तरह के प्रश्न बनते हैं उन्हीं से जो है वो अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि मस्तिष्क की जांच जो है वो जांच जो की जाती है उसे हम सीटी स्कैन कहते हैं ना। सीटी स्कैन आप सभी जानते हैं, सीटी स्कैन कहा जाता है। और जिस मशीन के थ्रू ये स्कैनिंग की जाती है हमारे मस्तिष्क की उसे स्कैनर कहा जाता है। अब एक स्कैनर अपना उसमें भी होता है, कंप्यूटर में भी। ठीक है, तो ये वो स्कैनर नहीं है, ये इसमें क्या है, चुंबकीय तरंगों के माध्यम से मस्तिष्क में जो है वो चुंबकीय जो धाराएं होती हैं वो प्रवाहित की जाती है। आपने देखा होगा कि एक वो गोल सी मशीन होती है जिसमें हमें लिटा दिया जाता है और फिर वो मशीन अंदर जाती है। ठीक है ना, तो हाई रिजोल्यूशन की अलग अलग रिजोल्यूशंस की ये मशीन्स होती हैं और ये इसे जो मस्तिष्क की जाँच वाली करने वाली जो मशीन होती है उसको स्कैनर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे। तो सुश्रुत है ना, सुश्रुत जो थे, सुश्रुत संहिता भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी जिसमें कि इन्होंने चिकित्सा और सर्जरी से थ्रू जो है वो उसमें कई सारी बातें और कई सारे जो प्रयोग हैं है ना, और कई प्रकार की जो शल्य चिकित्सा की विधियां हैं उनके बारे में बताया गया है। और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो प्लास्टिक सर्जरी का काम है वो भारत में सुश्रुत, जो हमारे आचार्य सुश्रुत थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला आता है आपका कि वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे। तो इसका उत्तर रहेगा आपका श्रीधराचार्य। ठीक है ना, वर्ग समीकरण जो अपने स्क्वायर रूट वाले जो इक्वेशंस होती हैं इनको सबसे पहले हल करने वाले गणितज्ञ कौन थे, वो थे श्रीधराचार्य थे। अगला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध किस प्रकार का संबंध है। तो घनिष्ठ संबंध है। आप जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका जन्म जो है वो विज्ञान के द्वारा ही हुआ है। विज्ञान जो है, ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान जो है वो हर प्रकार के सभी विषयों की जननी माना जाता है, क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी विषय को पढ़िए आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे विज्ञान से संबंधित जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। आप चाहे हिंदी पढ़ते हो तो आपको पता है हम उसमें ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं, कौन सी ध्वनि कंठ से निकल रही है, कौन सी मूर्धा से होती है ना, कौन सी दंतोष्ठ होती है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का साइंस है। तो साइंस जो है वो सभी सब्जेक्ट की जो है वो मदर मानी जाती है। तो विज्ञान जो है वो प्रौद्योगिकी की भी जननी है और इन दोनों के मध्य बहुत घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और अगर हम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो वो है हमारा गणित। ठीक है ना, गणित एक ऐसा विषय है जो आपको हर विषय जो है वो उसी के तर्क से संबंधित होता है। जैसे कि हम अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी कहीं ना कहीं गणित पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, हम कहते हैं ना वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है ना, स्वर कितने हैं, 11 हैं। तो ये क्या है, ये भी तो आपके मैथमेटिक्स ही है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी क्या है। भाई प्रौद्योगिकी क्या है, तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के माध्यम का है ना कि उनके अनुप्रयोग से या फिर विज्ञान के नियमों का उपयोग करते हुए जब इन सभी अनुप्रयोगों का हम मानव हित के लिए
है ना, मानव हित के लिए इनका प्रयोग करके कुछ नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, वही आपकी प्रौद्योगिकी कहलाती है। भाई प्रौद्योगिकी क्या है? जैसे कि टेलीविज़न का आविष्कार, ये प्रौद्योगिकी की एक रचना है। फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, मोटर है, जो भी आप अपने घर में इक्विपमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख रहे हैं, है ना, कार देख रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सभी प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो इनमें क्या है? इनमें कहीं ना कहीं कुछ विज्ञान के नियमों का उपयोग किया जाता है, जिनके द्वारा इन मशीनरीज को बनाया गया, और इन्हीं मशीनरी के जो निर्माण की प्रक्रिया हो वही आपकी प्रौद्योगिकी कहलाती है। वैसे तो प्रौद्योगिकी के द्वारा बनने वाला हर एक चीज़ मानव हित के लिए बनाई जाती है, पर आजकल प्रौद्योगिकी का मिसयूज़ करके भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनका लाभ होने के साथ साथ हमें उनके साथ साथ हानियाँ भी होती हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, जहाँ मोबाइल फ़ोन हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, वहीं ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के कांटेक्ट में रहने से निकलने वाली हानिकारक किरणें हमें नुकसान पहुँचाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर रहेगा आपका थॉमस एडिसन, या फिर कंप्लीट नाम अगर हम बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन इसका नाम रहेगा। ठीक है ना, एडिसन महोदय के द्वारा विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जो है वो आविष्कार किया गया था। दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, वैसे ज़्यादातर हम विद्युत बल्ब के आविष्कार के नाम से ही, आविष्कारक के नाम से ही उनको जानते हैं, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड का आविष्कार भी थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि इसरो का अर्थ क्या है? आप सभी जानते हैं इसरो क्या है। इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम जो है वो इसरो है, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे कि इंडिया को आप हिंदी में लिख दे इस तरीके से, है ना, इंडिया, जैसे आपको याद हो, पर इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। अमेरिकन स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो एक अगर मैं बुक की लैंग्वेज की बात ना करूं, आपकी सीरीज में जो लिखा है उसकी बात ना करूं, एक सिंपल शब्दों की में अगर मैं बताना चाहूँ तो हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन, है ना, कृषि उत्पादन और इसके व्यवसायीकरण को बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं या फिर जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी हरित क्रांति कहलाते हैं। ठीक है ना, जो भी क्रांतिकारी बदलाव फसलों के उत्पादन में, फसलों की किस्मों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है वो इनके महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी हरित क्रांति कहलाते हैं। तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज का आशातीत वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहला जाता है ना। अब आशातीत का मतलब समझते हो ना, कि आशा के अनुसार। ठीक है ना, जितना भाई हम कृषि का, जो भी कृषक है वो जितनी कृषि कर रहा है उसको अपनी फसल का जो है उसकी इच्छा अनुसार अगर जो है वो पैसा मिल जाता है, या फिर जितना वो चाहता है कि मेरी जो फसल है वो अच्छी उन्नत बने, और उसके लिए वो जो भी कार्य कर रहा है, ठीक है ना, और उसको अपनी इच्छा के अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं, तो ये सभी आपके हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दाब की अवधारणा क्या है? भाई दाब क्या होता है? तो एक अगर सरल भाषा की बात करें तो देखिए, किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। ये तो एक बिल्कुल सरल भाषा हो गई, है ना, कि धक्का या किसी भी प्रकार के बल, है ना, जो किसी वस्तु पे लगाया जा रहा है, जिसके कारण उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, तो वो आपका दाब कहलाएगा, है ना। या फिर अगर हम इसको थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को, है ना, इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब कहा जाता है। ठीक है, दाब को P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? F/A, है ना। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा दाब का मान उतना कम होता है। ठीक है ना, इसलिए आपने देखा होगा कि जो कील होती है हमारे, है ना, जिसको हम दीवार वगैरह पे ठोकते हैं ना, कीलें,
तो आपने देखा होगा कि कील का जो ठोकने वाला हिस्सा होता है, जिसको हम दीवार में पुश करते हैं, वो हमेशा नुकीला होता है। अब ऊपर वाला हिस्सा तो चौड़ा होता है ताकि हथौड़े से आसानी से चोट की जा सके, परंतु जो हिस्सा इसका दीवार में घुसने वाला है वो बहुत नुकीला होता है। क्यों? क्योंकि उसके क्षेत्रफल को कम करने के लिए उसे नुकीला बनाया जाता है। क्या भोटी कील ठुक पाती है क्या दीवार में? आपने देखा होगा अगर कोई कील भोटी होती है तो वो मुड़ जाती है, पर दीवार में नहीं ठुकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो वो पॉइंट रहता है वो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो आप जितना फोर्स उस पर लगाओगे हथौड़े के थ्रू, उतना आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए कीलों का जो भाग है वो नुकीला बनाया जाता है ताकि आप जितना बल लगाएंगे और क्षेत्रफल जितना कम होगा, बल का परिणाम उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, या फिर किसी वस्तु को खींचना, धक्का देना या फिर उस पर बल आरोपित करने को भी दाब कहा जाता है। दाब जो है वो हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, इस बात को याद रखना। और दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है ना, या फिर पास्कल को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन क्या है? बल, और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, तो न्यूटन, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु जो है वो एक परिमंडल का निर्माण करती है, जो कि 5 परतों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, देन समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ताप मंडल, है ना। ये सभी 5 परतें जो है वो हमारे वायुमंडल का निर्माण करती हैं। ये जो वायु की 5 परतें होती हैं, ये हमारे ऊपर जो दाब आरोपित करती है। देखिए, हर चीज जो है वो कणों से मिलकर बनी है, और इस तरीके से हमारा जो वायुमंडल है वो भी कई प्रकार वायु के कणों से मिलकर बना है। अब ये 5 परतें कुछ ना कुछ तो दबाव हमारे ऊपर आरोपित करती ही होंगी ना, तो इसी दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो हमारे चारों, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल हमारे ऊपर जो दाब आरोपित करता है उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्लवन का सिद्धांत क्या है। आप सभी जानते हैं, प्लवन कह दो या फिर उत्प्लावन बल कह दो, है ना। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये सिद्धांत दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, है ना, आर्किमिडीज के द्वारा। ठीक है, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था, जिसे हम प्लवन के नाम से भी जानते हैं। प्लवन का जो सिद्धांत है वो किसी भी वस्तु के तैरने से संबंधित है कि भाई कोई वस्तु पानी में कब तैरेगी, है ना, ये डिपेंड करता है उत्प्लावन बल पर। तो उत्प्लावन बल क्या होता है कि अगर कोई वस्तु पानी पे जितना बल आरोपित करती है, पानी भी उस पर उतना ही बराबर तथा विपरीत बल जो है वो आरोपित करता है। आपको इस बात से ये एक हमारे न्यूटन का तीसरा गति का सिद्धांत याद आता है, जिसमें हम कहते हैं कि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे आप एक प्लास्टिक की गेंद ले लीजिए, ठीक है ना, आप उसको एक पानी की बाल्टी में डुबो दीजिए, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ये पानी की बाल्टी है, या फिर हम कोई पानी का टब ले लेते हैं, उसमें हम एक गेंद को आप ऊपर से दबाओ, तो आपने देखा होगा कि आप जितना गेंद को दबाओगे उतनी ही फोर्स से गेंद जो है वो उछलकर वापस ऊपर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितना बल आप आपके हाथ के द्वारा आरोपित कर रहे हो गेंद पर, उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में पानी भी उस गेंद के ऊपर आरोपित करता है। ठीक है ना, और यही सिद्धांत आपका प्लवन का सिद्धांत भी कहलाता है कि कोई वस्तु कब तैरेगी, जब उसके द्वारा पानी पे लगने वाला जो बल है, पानी पे उसके ऊपर उतना ही बल और विपरीत दिशा में जब आरोपित करेगी तो वो चीज जो है वो पानी में तैर पाएगी। या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई वस्तु अपने द्रव्यमान के बराबर, अपने भार के बराबर पानी को हटा देती है तो वो चीज पानी पर
तैर पाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक तैराक जब पानी में तैरता है तो वो अपने हाथों और पैरों के माध्यम से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यानी वो अपनी बॉडी के जो वेट है उसके बराबर के पानी को हटाता हुआ आगे बढ़ता है और वो आसानी से तैर पाता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के तैरने के लिए एक कंडीशन ये है कि अगर वो अपने भार के बराबर पानी को हटा देगी तो वो वस्तु पानी पर आसानी से तैर पाएगी। ठीक है ना। अब इसमें भी 2-3 कंडीशंस होती हैं, वो भी आप देख लीजिए क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है। अगर कोई वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटा देती है, भार के बराबर, जैसे 10 किलो की वस्तु है और उसने 10 किलो ही पानी हटा दिया, तो वो क्या होगा, जल की सतह पे तैरेगी। मतलब पानी में तो आधा पानी से थोड़ा हल्का सा ऊपर रहेगी और पानी में तैरती रहेगी, जैसे एक तैराक है ना। आपने देखा होगा तैराक पानी का से हल्का सा ऊपर के रहता है और तैर लेता है। अगर कोई वस्तु अपने भार से ज़्यादा पानी हटा दे तो वो क्या होगा, वो पानी की सतह से पूरी तरीके से ऊपर तैरेगी। जैसे कि प्लास्टिक की गेंद या फिर आपका खाली मटका, या फिर आपने देखा होगा हम बारिश के दिनों में जो नाव बहाते हैं, है ना, तो वो पानी से पूरा ऊपर की तरफ बहती है ना, बिल्कुल भी उसका कोई भी हिस्सा पानी के अंदर नहीं रहता है। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा कि जब वस्तु अपने भार से भी ज़्यादा पानी हटा दे तो वो पूरी तरीके से पानी की ऊपरी सतह पर तैरेगी, जैसे पानी का जहाज, है ना। फिर आ जाता है आपका तीसरी कंडीशन कि अगर कोई वस्तु अपने भार से कम पानी हटाए, है ना, जो वस्तु का भार होगा उससे वो कम पानी हटा पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या रहेगी कि वो पानी में तो डूबी रहेगी पर तैरेगी, पानी में तो डूबी रहेगी पर तैरती रहेगी, है ना। जैसे आपने छोटी छोटी मछलियाँ देखी है ना, छोटी छोटी, वैसे तो वो मछलियाँ पानी की सतह पर आ जाती हैं, पर आपने कई बार देखा है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तैरती तो रहती हैं पानी में, पर वो पानी के ऊपर उठी हुई नहीं रहती है, पानी से बाहर उनका कोई हिस्सा नहीं रहता है। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके थ्योरी पार्ट में बुक में दिया हुआ है, तो इनसे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है ना, और आगे भी आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी ये सभी चीज़ें। अगला प्रश्न है, वायु दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक बोलो या वायु दाब बोलो, एक ही बात है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि वायु दाब को पास्कल से, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, और पास्कल क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि P प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो ये देखिए ये आ जाएगा, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है ना। तो जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व जो होते हैं वो वायु दाब के कारण खुलते हैं तथा बंद होते हैं एवं खींचे गए पानी को वापस नीचे नहीं जाने देते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर हम एक जैसे सबमर्सिबल पंप वगैरह होते हैं ना, हमारे घरों में कई लोग जो मोटर वगैरह लगाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें 2 तरह के वाल्व होते हैं, एक तो ऊपर की तरफ लगा रहता है और एक लगा रहता है नीचे की तरफ। अब इससे क्या होता है कि जब ऊपर से पिस्टन को प्रेस किया जाता है तो इस खाली पाइप के अंदर वायु दाब जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और वायु दाब बढ़ने के कारण इस पाइप से नीचे की तरफ से जल जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है ना। और जैसे ही वायु दाब इंक्रीज होता है ये वाल्व जो है वो खुलकर दीवार से चिपक जाता है इस तरीके से, और पानी जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे ही पानी ऊपर चढ़ता है वायु दाब नॉर्मल हो जाता है और ये वाला जो वाल्व होता है वो वापस से बंद हो जाता है, यानी कि वो पानी को वापस से उल्टी दिशा में जाने से रोक देता है। और जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता है ये वाला वाल्व खुल जाता है और पानी बाहर आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जल पंप में 2 वाल्व होते हैं, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ वाला वाल्व जो है वो पानी को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। वायु दाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम बताइए। तो एक तो पारे वाला जो होता है वायु दाब मापी,
जिसे हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं, और एक होता है निद्रव दाबमापी। निद्रव दाबमापी जिसमें किसी भी प्रकार का द्रव नहीं भरा होता है, इसमें केवल एक जो है वो इस तरह की घड़ी रहती है, घड़ी की सुई होती है जो वो वायु को दाब को मापने का काम करती है ना। तो इस प्रकार से दो प्रकार के वायु दाब मापी होते हैं, एक तो पारे वाला और एक दूसरा निद्रव, जिसमें कि किसी भी प्रकार के तरल के माध्यम से वायु दाब को नहीं मापा जाता है, और एक मतलब हम कहें कि एक घड़ी के माध्यम से, है ना, एक घड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कंपास वगैरह होता है जिससे हम दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं, उसी तरह का है ना रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुक्कुट पालन क्या है। तो कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन को ही कुक्कुट पालन कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रखना कि मुर्गियां कैसे करती है, कुट 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 करती रहती है ना, तो कुक्कुट पालन मुर्गी पालन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थित है। तो एटॉमिक पावर स्टेशन आपको यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर सभी के नाम ने याद लिखने के लिए नहीं कहा गया है, तो आप कुछ एक के नाम याद कर लीजिए तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, जैसे कि नरोरा है, कल्पक्कम है और ट्रॉम्बे, ठीक है ना। तो ये आपके एटॉमिक पावर स्टेशन है जहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया गया है और नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसमें तारापुर का नाम भी आ सकता है, कोटा के पास जो रावत भाटा है उसका नाम भी आ सकता है, पर जो आपको नाम याद हो जाए वो काफ़ी है, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा याद है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं हम भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ स्थित हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जमशेदपुर आ जाएगा अपना, देन भिलाई आ जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, फिर इसके अलावा राउरकेला और दुर्गापुर, है ना। ये सभी स्टील कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, और नाम देखिए याद रखने हैं, ये आपको जो हैं उनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या द्रव किसी बर्तन में सभी दिशाओं में भार डालता है। भार डालता है मतलब कि दबाव डालता है। भाई जाहिर सी बात है, हाँ डालता है। अगर आप किसी चौड़े से बर्तन में पानी को भर देते हो, ये पानी भर दिया, तो ये जो जल है वो तली के इस भाग में, इस भाग में, इस भाग में, सभी भागों में दबाव डालेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने इतना चौड़ा बर्तन ले लिया, उसमें ऐसा थोड़ी है कि बस एक ही जगह पे पानी भर जाएगा, इतनी जगह खाली रह जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। पानी तो पूरे में फैल जाता है ना, पानी तो पूरे में फैल जाता है, तो वो सभी जगह दबाव आरोपित करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है समस्थैतिक या फिर होम्योस्टैटिस किसे कहते हैं। तो जीव के जो आंतरिक और बाह्य वातावरण में जो समस्थिति बनाए रखने की क्षमता होती है उसे समस्थैतिक कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई जीव ऐसे होते हैं जो कि शीत रुधिर वाले होते हैं, यानी कि जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर के टेम्परेचर में परिवर्तन कर दें, है ना, तो वो शीत रुधिर वाले हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान जो है वो सेल्सियस में अपना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.7 या फिर कहीं कहीं 8 भी दिया रहता है, ये होता है। क्या वो कभी चेंज होता है? भाई हम बीमार होते हैं या तो तभी चेंज होता है, ना तो हमारा चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में यही टेम्परेचर रहता है ना। पर कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स यानी कि सही सर्प, ये अपने शरीर के टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा है तो ये अपने शरीर का तापमान काफ़ी गिरा लेंगे, अगर ठंड ज़्यादा है तो बढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी वातावरणीय दशाओं में रहते हैं। अब जैसे हमें तो गर्मी लग रही है, हम तो घर के अंदर बैठ के कूलर चला लेते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, पर इनके लिए थोड़ी कूलर एसी इनको मिलते हैं। तो ऐसे में ये अपने शरीर का तापमान जो है वो वायुमंडल की दशाओं के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, और वायुमंडलीय दशाओं के अनुसार अपने शरीर के बाह्य और आंतरिक परिवर्तन करने को ही हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिस या फिर समस्थैतिक कहते हैं, मतलब समान दशा बनाए रखना। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पादप हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है कि या तो पादप हार्मोन्स कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए फाइटो हार्मोन्स। फाइटो शब्द जो होता है, फाइटो, ये हमेशा, जैसे आपने कहीं कहीं सुना होगा जीरो फाइट, हाइड्रोफाइट,
फाइट का मतलब पौधे से संबंधित होता है। जीरोफाइट किसे कहते हैं? मरुस्थलीय पौधों को। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? जलीय पौधों को। ठीक है, तो जो फाइट शब्द है ये हमेशा पौधों के लिए, वनस्पति के लिए उपयोग किया जाता है। तो या फिर पादप हार्मोन्स बोलें या फिर हम फाइटो हार्मोन्स कहें। तो हार्मोन्स क्या है? ये एक खास प्रकार के, है ना, रसायन होते हैं जो कि पौधे में कोशिका विभाजन, पौधे की वृद्धि को रेगुलेट करते हैं। और न केवल पौधों में बल्कि मानव शरीर की भी अगर हम बात करें और ऐसा आपसे कह लिया जाए कि मानव हार्मोन्स क्या हैं, तो जवाब यही रहेगा कि हार्मोन्स एक प्रकार के रसायन होते हैं जो कि पादप शरीर में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों जैसे कि कोशिका विभाजन, पार्श्व वृद्धि, शीर्षस्थ वृद्धि, इनको रेगुलेट, है ना, पौधों जैसे फलों का पकना, पत्तियों का झड़ना, इन सभी क्रियाकलापों को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन की परिभाषा बिल्कुल आसान कि पौधे या फिर पौधे ना बोलते हम क्या बोले, जीवों के द्वारा, है ना, जीव में आपके जंतु भी आ जाते हैं और पादप भी आ जाते हैं। तो जीवों के द्वारा शरीर में बनने वाले, जीवों के द्वारा शरीर में बनने वाले हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं के द्वारा बनने वाले हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को या अवांछनीय पदार्थों को जीव के द्वारा शरीर से बाहर करने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो यहाँ पर मानव के उत्सर्जन अंगों की बात हो रही है। तो आपका गुर्दा यानी कि वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं, फिर आपका मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। यहाँ पे उत्सर्जन अंग ना लिख के उत्सर्जन तंत्र लिखा होना चाहिए। एक इस प्रश्न में आप सुधार कर लीजिएगा। देखिए, उत्सर्जन अंग तो हमारे शरीर में बहुत सारे हैं, पर अगर पूछा जाए उत्सर्जन तंत्र के भाग तो उसमें आपके ये सब आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे अंग नहीं होके तंत्र होना चाहिए। अगर उत्सर्जन अंग लिखा हो तो हम क्या करेंगे, तो उसमें हमारे आ जाएंगे जैसे कि वृक्क, त्वचा, कान, नाक। होगा नहीं होगा बताओ? ये सब भी तो उत्सर्जित करते हैं नहीं करते हैं? उत्सर्जन करते नहीं करते? कान में मेल जमता है नहीं जमता है? वैक्स जमती है, साफ करते हैं हम। त्वचा पसीने के द्वारा जो हमारे अंदर शरीर के अंदर अत्यधिक खनिजों होते हैं, जो एक्सेस सॉल्ट होता है, उसको बाहर निकाल देती है। नाक से भी कुछ ना कुछ तो उत्सर्जित करते ही हम सर्दियों के दिनों में, है ना। तो ये इस तरीके से ये हमारे उत्सर्जन अंग हो जाते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन तंत्र के अंग, तो वो तो आपके क्या हो जाएंगे। आपको पता है कि उत्सर्जन तंत्र का हम डायग्राम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं, 2 किडनी बना देते हैं, है ना। फिर यहाँ से ये रीनल आर्टरीज और वैन निकल जाती हैं हमारी। इस तरह का होता है नहीं होता है डायग्राम? आता है ना बनाना? आना चाहिए ये सब बनाना। और फिर यहाँ पर अपना पियर शेप्ड जो होता है वो मूत्राशय होता है। ठीक है ना। तो ये किडनी, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है ना। ये तो उत्सर्जन अंग के भाग हुए। पर उत्सर्जन अंग पूछा जाए तो उसमें आपका त्वचा, नाक, कान, ये है ना, ये सभी आएगा। अश्रु ग्रंथियाँ, अपनी आँख अश्रु के फॉर्म में जो है वो उत्सर्जन करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो है वो एक तो कंकालीय पेशियाँ पाई जाती हैं, फिर रेखित पेशियाँ और हृदय या फिर कार्डिक पेशियाँ। अब ये कंकालीय पेशियों को हम रेखित पेशी भी कहते हैं। तो आपको ऐसे याद नहीं हो तो आपको रेखित, अरेखित और हृदय ये याद रखनी है। रेखित पेशियाँ जिन्हें हम ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। जैसे हमारी आँख की पेशियाँ, हाथ की पेशियाँ, फेशियल मसल्स, ये सब किस में आते हैं? ये रेखित पेशी में आते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अरेखित पेशी में ऐसी पेशियाँ आती हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, है ना। जैसे कि हमारी जो हमारी
इसोफेगस होती है, जो फूड पाइप है, उसमें जो क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं तो वो क्या अपनी इच्छा से थोड़ी होती हो, तो अपने आप होती हैं, ठीक है ना। हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो भी गति मूवमेंट करते हैं, है ना, हमारी आंत में जो गतियाँ होती हैं, है ना, तो ये सब क्या है, ये सभी हमारे अरेखित पेशियों से निर्मित है। हृदयक पेशियाँ ये स्ट्रक्चर में तो रेखित पेशी के समान होती है, पर इनका काम अरेखित के समान होता है ना, क्योंकि आपका दिल आपकी इच्छा से नहीं धड़कता है, वो अपने आप धड़क रहा है। क्या आप आपकी हृदय की धड़कन को रोक सकते हो? आप सांस को 1 मिनट रोक सकते हो? क्या आप अपने की हृदय की धड़कन को 1 मिनट के लिए रोक सकते हो? नहीं ना, वो तो अनवरत धड़कता रहता है, तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर जो रेखित पेशियां होती, जो ये हृदय की पेशियां होती हैं, ये स्ट्रक्चर में तो रेखित पेशी के जैसी होती है, पर काम में ये अरेखित पेशियों के समान होती है। और हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं, है ना, और कहीं नहीं पाई जाएंगी। और ऐसे अंग जो कि हमारी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें अरेखित पेशी पाई जाएगी, वहां की पेशियों को हम अरेखित कहते हैं। पर जो हृदय में पेशियां पाई जाती हैं उनको हम हृदय पेशियां कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो है वो आप अपने डाउट्स को भेज सकते हो, मैं क्लियर करवा दूंगी उसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग कौन से हैं? तो श्रवण यानी कि सुनने के लिए अपना कर्ण यानी कि कान, फिर उसका पर्दा और मध्य कर्ण, ये 3 भाग जो हैं वो हमारे श्रवण तंत्र से संबंधित है। वैसे कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण, ठीक है ना। पर बाह्य कर्ण हमारे जो है वो एक तरीके से ये हमारा अवशेषी अंग है, वो हमारे किसी काम नहीं आता है। ये सिर्फ कॉस्मेटिक यूज का हो सकता है कि लड़कियां बालियां पहन सकती हैं या फिर बिना कान के हम भद्दे दिखेंगे, है ना। इसका वैसे कोई यूज नहीं है, जिसे हम पिन्ना कहते हैं। ये इस तरीके से जो कान बाहर से दिखाई देता है ना, उसको हम पिन्ना कहते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, अवशेषी अंग के समान है, ठीक है। पर जो मध्य कर्ण है, कान का पर्दा है, और जो आंतरिक कर्ण है, ये हमें सुनने में सहायता करता है। सुनने का काम तो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही प्रश्नों को रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम या तो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्लास को लेकर आएंगे या फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपको सभी जो सब्जेक्ट हैं लगभग जो मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, उन सभी का रिवीजन जो है वो आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा इधर उधर ये सीरीज़, फलानी सीरीज़, ढिकाना सीरीज़, हैंड रिटन नोट्स के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर कहीं के भी नहीं रहोगे, है ना। पता है ना आपको, एक से ज़्यादा नाव पे पैर रखोगे तो कभी भी किनारे तक नहीं पहुँचोगे। इसलिए किसी भी एक चीज़ को पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि उसमें से कुछ भी आ जाए उसको आप छोड़ के ना, है ना। तो ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं रहेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, है ना। और इतने हार्ड पेपर नहीं आते हैं आपके कि आपकी बैक लग जाए, पर फिर भी बच्चों की बैक लग जाती है, ठीक है। तो जो गलतियाँ आपने प्रीवियस एग्जाम में की थी वो इस बार हम नहीं दोहराएंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। अभी टाइम टेबल सेट नहीं हो पाया है, पर जैसे ही टाइम टेबल सेट हो जाएगा तो आपको टाइम टेबल भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।